हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये हमारा टारगेट है। बट उससे पहले आज की क्लास में सबसे पहले डिस्कस होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिसिटी क्या है, इसमें किस तरीके से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है और इसको फाइंड करने के रूल्स क्या हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में ओवरऑल यही होगा। लास्ट में मैं आपको n नंबर ऑफ एग्जांपल्स भी कराऊंगा। आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा कुछ, अगर आपने सारे एग्जाम्पल अच्छे से कर लिए। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनकी जरूरत क्या है और एक नए क्लास ऑफ कंपाउंड को हम लोग ने क्यों ओरिजिनेट किया। बात समझेंगे। सपोज अगर मैं इस तरीके से एक अल्कीन बनाता हूं, कॉन्जुगेटेड अल्कीन, तो हम सब जानते हैं कि इस कॉन्जुगेटेड अल्कीन में क्या हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है। रेजोनेंस का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होगा और इस तरीके से हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो अगर आप अच्छे से नोट करें तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ बनने वाला है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, नेगेटिव चार्ज यहाँ। ठीक है, अब हम सब जानते हैं कि जब भी रेजोनेंस होता है तो मॉलिक्यूल के अंदर क्या आती है बेटा, स्टेबिलिटी आती है। मतलब एक थ्रेशोल्ड, मतलब एक लिमिट के बाद अगर इससे ज्यादा स्टेबिलिटी आती है मॉलिक्यूल में बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, तो उन कंपाउंड को हम बोलते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड है एंड दे पोजेस अ प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिसिटी। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे अगर मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाता हूं जो कि एरोमेटिक कंपाउंड के लिए सबसे मोस्ट कह सकते हैं सबसे सिंपल और सबसे ज्यादा अच्छा एग्जांपल है एरोमेटिक कंपाउंड में। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ पे भी रेजोनेंस होने वाला है, रेजोनेंस यहाँ भी होने वाला है। बट मैं बोलूंगा कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बट ये एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। क्यों? बिकॉज एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ज्यादा, मतलब पर्टिकुलर लिमिट से अगर ज्यादा उसमें स्टेबिलिटी आती है तो हम क्या बोलेंगे कि वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि आप ये बोलना कैसे सर कि रेजोनेंस तो दोनों में हो रहा है, बट आप बोल रहे हो कि ये एरोमेटिक और ये एरोमेटिक नहीं है। जैसे कि एक इंसान ए है जो कि मेडिटेशन आधा घंटा करता है। ठीक है, एक इंसान ए बी है जो कि मेडिटेशन क्या करता है, 10 साल तक कर रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये इंसान और ये इंसान सेम है क्या? नहीं, ऑब्वियस सी बात सेम नहीं है। इस इंसान के पास इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी कि इसको मैं कॉमन मैन नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा बाबा जी। क्या बोलूंगा? बाबा जी। ये बाबा जी, पर कॉमन इंसान को बाबा जी बोल सकते हैं क्या? नहीं। बस ऐसा ही, बाकी दोनों ने मेडिटेशन किया, बट इसने इतना मेडिटेशन कर दिया कि इसकी एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा क्या हो गई है, एक वैल्यू हो गई हो। इसलिए अब हमको क्या करना पड़ा कि ऐसे लोगों के लिए एक कैटेगरी बनानी पड़ी, जिसको हमने बोलते क्या, बाबा जी। बस ऐसे ही है कि अगर रेजोनेंस करने के बाद एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड है, एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आती है, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी को क्रॉस करता है, तो उस मॉलिक्यूल्स को हम एक पर्टिकुलर क्लास में क्लासिफाई करते हैं, इसको हम क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स को फाइंड करने के बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे कि मैंने क्या बोला कि 10 साल से ज्यादा जो भी मेडिटेशन करेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, बाबा जी। तो मैंने क्या किया, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ रूल्स डिसाइड किए कि इसके बेसिस पे हम किसी को बाबा जी बोलेंगे, किसको बाबा जी नहीं बोलेंगे। वैसे ही एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उनको अगर वो फॉलो करता है वो मॉलिक्यूल, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, वो एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। देखो रेजोनेंस कैसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए इस तरीके से। अभी मैंने क्या किया है, सिर्फ इस बॉन्ड को इलेक्ट्रोलाइटिकली ब्रेक कर रहा हूं। अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं अच्छा से बनाना चाहता हूँ तो इसको थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। ये देखिए इस तरीके से हमने बड़ा स्ट्रक्चर बनाया, इसको अच्छे से दिखे हमारे ऑनलाइन वाले बच्चों को भी। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, मैंने क्या किया कि एक 5 बॉन्ड को इलेक्ट्रोलाइटिकली क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, मतलब इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। तो अगर आप एक चीज नोट करेंगे, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे ये इस तरीके से बन जाएगा हमारा, और ये दोनों डबल बॉन्ड कैसे कैसे ही रहेंगे अभी भी, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। अब रेजोनेंस आगे तक प्रोसीड हो सकता है कैसे, ये देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव हुए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव हुआ, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज। ठीक है, उसके बाद कैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया हमारा, तो ये किस तरीके से बनेगा स्ट्रक्चर हमारा, ये इस तरीके से हमने बना दिया। यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या बेटा, पॉजिटिव चार्ज। अब वो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में इलेक्ट्रॉन देखे क्या बना लेंगे, एक और पाई बॉन्ड बना लेंगे, और इस तरीके से देखो हमने क्या बना दिया, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया, जिसके अंदर अगर आप अच्छे से नोट करें तो ये इस तरीके से पाई बॉन्ड।
बट डिफरेंस क्या हुआ कि जो पहले डबल था वो क्या हो चुका है सिंगल, और जो पहले सिंगल था वो क्या हो चुका है डबल। मतलब कि मॉलिक्यूल के अंदर, मतलब हमारे बेंजीन मॉलिक्यूल के अंदर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करती रहती है बेटा, डीलोकलाइज या फिर रेजोनेंस करती रहती है, ठीक है। अब ये इसमें कन्वर्ट हुआ है तो क्या वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ, जैसे ये इसमें कन्वर्ट हुआ रेजोनेंस होके, वैसे वो इसके अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसलिए बेंजीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट अगर आप एक चीज नोट करें कि इसमें रेजोनेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसमें रेजोनेंस बहुत ज्यादा हो तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, तो मतलब एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड ऑफ स्टेबिलिटी को क्या करेगा, क्रॉस कर देगा, और एक बहुत एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी मॉलिक्यूल के अंदर। इसलिए ऐसे क्लास ऑफ कंपाउंड्स हम क्या बोलते हैं बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड, और प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा, एरोमेटिसिटी, ठीक है। अब देखेंगे कि क्या क्या रूल्स है जो हमारे एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को फॉलो करना चाहिए टू बी अ एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि मॉलिक्यूल जो होता है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, अब मॉलिक्यूल शुड बी अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल शुड बी अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, ये बात समझेंगे। मॉलिक्यूल शुड बी अ साइक्लिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि एक एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा क्या होगा बेटा, साइक्लिक होगा, ऐसे ओपन चेन वाला नहीं होगा। अब ऐसा क्यों, बात समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे इससे बात करता हूं, ये देखो ये ऐसे बात किया मैंने, ये है हमारा पर्टिकुलर चीज, ठीक। यहां पे मैं सेम चीज बना रहा हूं, बट ये मैं इस तरीके से बना रहा हूं, यहां पे ये बना देंगे, ठीक है। अब अगर आप एक अच्छे से नोट करेंगे, क्या यहां पे रेजोनेंस होगा, यस सर, क्या यहां पे रेजोनेंस होगा, यस सर, मतलब दोनों जगह पे रेजोनेंस हो रहा है। बट मैं आपसे एक बात बता देता हूं कि साइक्लिक सिस्टम में जो रेजोनेंस होता है, उसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है, उसकी वजह से जो स्टेबिलिटी आती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू असाइक्लिक सिस्टम। ऐसा क्यों, बात समझो, बहुत सिंपल एग्जांपल ही बता रहा हूं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि तुमको एक टास्क दिया, मैंने बोला कि इस लड़के को तुम मार, ठीक, मारना तुमको, और मैंने तुमको और उस लड़के को क्या करा, एक ही कमरे में क्या कर दिया, लॉक कर दिया, ठीक है। लॉक कर दिया, आप भाई आराम से तुम उसको मार दोगे। बट अगर मैं बोलता हूं कि तुझे इस लड़के को मारना है, बट ये बाउंड्री क्या कर दूं मैं एक जगह से हटा देता हूं, तो अब तुम्हारा इसको मारना क्या हो जाएगा बेटा, मुश्किल हो जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, बात समझेंगे आप, देखिए, क्योंकि ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद चांस है ये कभी बाहर भी रहेगा, कभी अंदर भी, अंदर बाहर करेगा, एक जगह पे रुकेगा ही नहीं, तो उसको मारना आपके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। वैसे ही क्या होता है, जो ओपन स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, और साथ में ये किस फॉर्म में देखो बेटा, जिगजैग फॉर्म में, किस फॉर्म में, जिगजैग फॉर्म में। बट रेजोनेंस के लिए हमेशा याद रखेंगे कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए बेटा, पैरेलल होने चाहिए, क्या होने चाहिए बेटा, पैरेलल होने चाहिए। अब बात समझेंगे, अब ये पैरेलल स्ट्रक्चर कब पॉसिबल है, कि जब हमारा जो पाई बॉन्ड है वो अगर हमारा रिंग का पार्ट है, किसका पार्ट है, रिंग का, उसमें क्या होगा कि ये सारे के सारे जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हमारी रिंग है, रिंग का एक पर्टिकुलर साइड है, तो यहाँ पे ऑर्बिटल हमेशा कैसे रहेंगे, इसी तरीके से। एक ऑर्बिटल कभी ऊपर एक नीचे होगा क्या, नहीं, क्योंकि उसके लिए क्या होना पड़ेगा, उसके लिए जिगजैग या फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बट वो रिंग स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं होगा। बट अगर आप यहाँ पे देखें तो देखो ये कैसा है, अगर मैं इसका ऑर्बिटल बनाऊं, एक पाई ऑर्बिटल यहाँ है, एक पाई ऑर्बिटल यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, और रेजोनेंस होने के लिए क्या चाहिए, इनको क्या होना चाहिए, एक प्लेन में आना चाहिए। बट ये प्लेन में भी आ सकते हैं और प्लेन के बाहर भी जा सकते हैं, मतलब इस तरीके से चलता रहेगा, मतलब प्लेन में आएंगे, बट ये तो हमेशा जिंदगी भर के लिए किसमें रहेंगे, प्लेन में ही रहेंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन होगा इस तरीके से, वो क्या होगा, बहुत फास्ट होगा। तो एक चीज हमेशा याद रखेंगे, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो रेजोनेंस होता है वो एक असाइक्लिक स्ट्रक्चर से क्या होता है, ज्यादा होता है, फॉर अ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड फॉर सेम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसलिए हमारी सबसे पहली कंडीशन क्या है कि कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए कि कंपाउंड मस्ट बी अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, कंपाउंड मस्ट बी अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर के बाद सेकंड टर्म जो हमारा पॉइंट आता है कि दैट देयर शुड बी अ कंप्लीट कॉन्जुगेशन, देयर शुड बी अ कंप्लीट कॉन्जुगेशन। कंप्लीट कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है कि अगर रेजोनेंस यहां से स्टार्ट हुआ तो ये यहां से स्टार्ट होकर कहां तक जा रहा है, यहां तक, बट क्या ये जहां से स्टार्ट हो तो वहां तक पहुंच पा रहा है क्या, नहीं। तो क्या मैं इसको कंप्लीट कॉन्जुगेशन बोलूंगा, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन बोलूंगा, नहीं। उसके लिए अगर मुझे कंप्लीट कॉन्जुगेशन बनाना है तो मैं यहाँ पे एक और क्या लगा दूंगा, पाई बॉन्ड। अब एक चीज नोट करेंगे कि रेजोनेंस जहां से स्टार्ट हुआ, ये रेजोनेंस होते 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 वापस से वहां पे, मतलब ये क्या है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन। पहला केस हमारा क्या है, पहला कंडीशन
कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो कैसा होना चाहिए, नेचर के अंदर साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, साइक्लिक। सेकंड उसके अंदर क्या होना चाहिए, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कैसा, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं यहां से ये स्ट्रक्चर हटा दूं और ये स्ट्रक्चर बना दूं इस तरीके से, ये बना दिया मैंने, ये स्ट्रक्चर बना दिया, क्या ये कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन में आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस यहां से स्टार्ट होगा, यहां से आके यहां पे क्या हो जाएगा, खत्म। यहां पे sp3 कार्बन आ गए, मतलब ये रेजोनेंस को आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो सेकंड है हमारा कि क्या होना चाहिए, कंप्लीट क्या होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी सेकंड कंडीशन क्या है। अब अगर मैं सपोज फॉर एग्जांपल मैं क्या करूं, मैं इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इधर ध्यान से देना, मैंने यहाँ पे पाई बॉन्ड लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, ये भी नहीं। देखो यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ, बट इससे आगे जा पाएगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या आ गया, sp3 कार्बन। तो sp3 कार्बन ने क्या क्या सिस्टम बिगाड़ दिया, मतलब कि सारे जो कार्बन है वो कैसे होने चाहिए, वेरी गुड, सारे जो कार्बन है हमारे रिंग के वो कैसे होने चाहिए, sp2। और sp2 क्यों होनी चाहिए उसका मैं रीजन बताऊंगा। sp2 का मतलब होता है ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। मतलब क्या, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूं कि रेजोनेंस हो तो एक कार्बन का ऑर्बिटल यहां है, एक कार्बन का ऑर्बिटल ऊपर की तरफ है, तो क्या कभी भी यहां से रेजोनेंस ऐसा जाएगा क्या, नहीं। रेजोनेंस के लिए क्या जरूरी है कि ये दोनों जो p ऑर्बिटल है दूसरे की क्या होना चाहिए, बेटा पैरेलल होने चाहिए। और पैरेलल के लिए सिंपल सी बात है, अगर सारे कार्बन आइटम अगर sp2 हैं तो सबकी ज्योमेट्री कैसी होगी, सेम। फॉर एग्जांपल ये हमारी बेंजीन रिंग है, तो जितने भी p ऑर्बिटल होंगे सब क्या होंगे, इस प्लेन के क्या होंगे, परपेंडिकुलर अवेलेबल होंगे। तो सारे परपेंडिकुलर, तो ये p ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल के क्या होगा बेटा, पैरेलल होगा और रेजोनेंस पॉसिबल हो जाएगा। तो हमारी थर्ड कंडीशन क्या है कि सारे कार्बन आइटम क्या होने चाहिए, sp2। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा रूल है वो है इट शुड फॉलो हकल रूल। इट शुड फॉलो हकल रूल। हकल आता है ना, वैसे वाला हकल रूल है। ये हकल रूल क्या बोलता है कि मॉलिक्यूल और हमारा मॉलिक्यूलर स्पीशीज है जिसको हम देख रहे हैं कि वो एरोमेटिक है कि नहीं है, इट शुड बी फॉलोइंग हकल रूल, दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उसके पास होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, where n can be 0, 1, 2, 3 so on. It cannot be 0.1, it cannot be 0.5, वो क्या हो सकता है 0, 1, 2, 3.5, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। अब ये इस रूल को कैसे सेटिस्फाई करते हैं, देखो इस रूल को आपको मैं अप्लाई करना सिखाता हूँ। देखो अब हम क्या करेंगे कि हमको एक सेट ऑफ रूल मिल गए, ये 4 रूल मिल गए हमको। अब इन चारों रूल को हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल पे अप्लाई करेंगे। अगर वो रूल वो मॉलिक्यूल ये चारों रूल को फॉलो करेगा तो हमारा मॉलिक्यूल विल बी एरोमेटिक, नहीं करेगा तो वो मॉलिक्यूल कैन बी एंटी एरोमेटिक और कैन बी नॉन एरोमेटिक। अभी फिलहाल हम फोकस करेंगे किस पे बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड्स पे, ठीक है। तो ये 4 रूल है हमारे। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके देखेंगे कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है वो एरोमेटिक है या वो एरोमेटिक नहीं है, ठीक है बेटा। फिलहाल के लिए पॉज कर दो। ठीक है बेटा, अब आपके सामने ये सारे एग्जांपल हम देखेंगे कि ये 4 के 4 रूल अप्लाई करके अगर ये 4 रूल फॉलो किया तो एरोमेटिक, चारों में से एक भी रूल वायलेट हुआ तो वो एरोमेटिक नहीं रहेगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, ध्यान देंगे। सबसे पहले सबसे बेसिक चीज स्टार्ट करेंगे हमारे बेंजीन रिंग से। बेंजीन रिंग को हम लोग मैदान में ले आते हैं। मैदान हमारा ये है हमारा, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूल को उठा के लाएंगे और ये चारों के चारों रूल अप्लाई करेंगे। अगर सक्सेसफुली पास कर गया तो उसको रख देंगे कौन सी कैटेगरी में, एरोमेटिक। बाबा जी हमारा देखो ये हमने बना दी हमारी रिंग। पहली बात, क्या ये साइक्लिक है? हाँ, अगर साइक्लिक नहीं दिख रही तो अपने आंख वाले डॉक्टर के पास जाओ, बोलो कि मुझे साइक्लिक सिस्टम साइक्लिक नहीं दिख रहा, पर साइक्लिक है ये, ठीक। अब पहला रूल फॉलो हो गया। सेकेंड, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। देखो ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, यहां पूरा घूमता रहेगा, मतलब कंप्लीट कॉन्जुगेशन सेकेंड रूल भी फॉलो हो गया। थर्ड, सारे के सारे sp2। देखो बेटा ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। एक फाइंड करके दिखा देता हूं। देखो ये कार्बन है, इसके पास एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा। इस कार्बन का टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसके पास कितने, इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, sp2। अगर टोटल सिग्मा बॉन्ड अगर 2 हो तो sp, 3 हो तो sp2, 4 हो तो sp3,
एक पाई बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? एक ट्रिपल बॉन्ड में कितना सिग्मा बॉन्ड होता है? एक सिंगल बॉन्ड में कितना सिग्मा बॉन्ड होता है? बस सिग्मा बॉन्ड तो हमेशा एक होता है, बस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वेरी होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सारे कार्बन एटम भी क्या है? sp2, मतलब तीन पास कर लिया बेटा। अब बचा हमारे लास्ट स्टेज कि क्या ये हकल रूल को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। बहुत सिंपल है, 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन। आपको कुछ नहीं करने, आपको टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। पाई इलेक्ट्रॉन या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि किसमें इन्वॉल्व है? रेजोनेंस के अंदर। ठीक है, कितने इन्वॉल्व है? 2 4 6। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बॉन्ड में कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, इस 4n + 2 को इक्वल कर देंगे इसके बराबर। देखो कैसे कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल करते, कुछ होता नहीं, आपको डायरेक्ट नंबर ही करना था। तो देखो 4n + 2 = 6, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। और n की वैल्यू 1 चलती है क्या? चलती है। मतलब ये भाई साहब हमारा क्या है? एरोमेटिक में पास हो गया। ये हमारा क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। अब आते हैं बेटा सेकंड कंपाउंड को मैदान में लेके। सेकंड कंपाउंड है हमारा ये वाला, इस तरीके से। एक यहाँ पे पाई बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। पहला कंडीशन क्या? साइक्लिक है। हाँ, क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? हाँ है। कैसे? ये यहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बन जाएगा, फिर ये वापस ही आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ। मतलब कुल मिला के ऐसे रेजोनेंस करके पूरा पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग पे क्या करेगा? घूमेगा। मतलब कंप्लीट कॉन्जुगेशन अवेलेबल है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कृपया जाके पिछली वीडियो देखें जिसमें मैंने रेजोनेंस समझा रखा आपको। ठीक है, तो ये भाई साहब ने हमारा साइक्लिक भी है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है। और सारे कार्बन एटम कैसे हैं? sp2। कार्बन का हमेशा क्या होता है? sp2। एक डबल बॉन्ड वाला कार्बन पे sp2, ये भी sp2, मतलब सारे कार्बन sp2। अब बात आती है कि ये 3 तो फॉलो कर लिया, 4th वाले की क्या हकल रूल फॉलो करेगा? देख लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे रेजोनेंस में। 2 इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, 2 भाई 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे ना। ये इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं, ये चार्ज है। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन? 4n + 2 = 2। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। n की वैल्यू 0 चलती है क्या? चलती है। मतलब ये भी हमारा एरोमेटिक है। बहुत सिंपल। अब क्या करते हैं? तीसरे कंपाउंड को मैदान में लेके आते हैं। इस भाई साहब को, इस भाई साहब को हम क्या बोलते हैं? इसको भाई साहब को बोलते हैं पिरिडीन। क्या बोलते बेटा? पिरिडीन। पिरिडीन बहुत गंदी स्मेल होती है इसकी लैब में, सुन मत लेना, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। क्यों? ये तुम लोग बाद में सर्च करके ढूंढ लेना। ठीक है, अब लड़कों के लिए बहुत हानिकारक होती है। अब पिरिडीन है। अब देखेंगे कि ये हमारा एरोमेटिक है, कंप्लीट साइक्लिक है क्या? हाँ। कंप्लीट कॉन्जुगेशन? हाँ। sp2 सारे? हाँ। पर ये देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे? 2 4 6। हमेशा याद रखना कि ये लोन पेयर हमारा कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको पार्टिसिपेट करवा दिया तो आप पार्टिसिपेट करवा भी नहीं सकते, क्योंकि ये जो लोन पेयर होता है ये आउट ऑफ द प्लेन होता है, ये कभी भी रिंग के प्लेन में नहीं होता, तो ये चाह के भी रेजोनेंस कर सकता नहीं है। मतलब कि ग्राउंड फ्लोर के बच्चे कुछ खेल रहे थे तो क्या फर्स्ट फ्लोर का बच्चा के खेल पाएगा? नहीं, क्योंकि हमारे बिल्डिंग में फ्लोर्स में जाने के लिए सीढ़ी है ही नहीं। जो बिल्डर था हमारा उसने ऑनलाइन में पढ़ाई करी थी तो वो सीढ़ी बनाना भूल गया था वो। ठीक है, तो क्या है कि सिर्फ ग्राउंड के फ्लोर के बच्चे खेल पाएंगे क्योंकि वो एक ही फ्लोर पे रहते हैं, बस वैसे सिस्टम है। अगर इस भाई साहब लोन पेयर को रेजोनेंस करना है तो इसको रिंग के प्लेन में आना पड़ेगा, बाकी जो पी ऑर्बिटल है उसके क्या होना पड़ेगा? पैरेलल होना पड़ेगा, बट वो नहीं हो पाता, इसलिए लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता नहीं है। अब ये तीनों तो फॉलो कर गया, ये तीसरा देख लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे रेजोनेंस में? 2 4 6। तो कितना हो जाएगा? 4n + 2 = 6, मतलब n की वैल्यू 1। मतलब हाँ, ये भाई साहब क्या है? एरोमेटिक है। अब देखते हैं हमारा ये थर्ड वाला भाई साहब, मतलब ये भी एरोमेटिक है, इसकी बात करते हैं। देखो ये हमारा इस तरीके से, यहाँ पे नाइट्रोजन, ये 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या बेटा? लोन पे। अब वैसे यहाँ पे H भी होगा, ठीक है, H भी बना लूं, मैं बार बार H भूल जाता हूँ। अब देखेंगे कि यहाँ पे रेजोनेंस में नाइट्रोजन का लोन पे इन्वॉल्व हुआ। क्यों? देखो लोन पे सिंगल बॉन्ड, लोन पे, तो भाई साहब को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। कैसे? ये रेजोनेंस भी करके दिखाया हुआ मैंने आपको, इस तरीके से, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, फिर इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिर नेगेटिव, ऐसे ही घूमता रहेगा कंप्लीट तरीके से। ठीक है, पहला बात कि इसमें साइक्लिक है, हाँ, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, हाँ, sp2 है, हाँ, सारे sp2। और इसका अगर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखो कितना आएगा? 4n + 2 = कितना लिखा? 6। मैंने क्या बोला? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इन्वॉल्वड इन अ रेजोनेंस 2 4
6, इसको नहीं भूलना है। n की वैल्यू कितनी आ गई 1, मतलब ये भी हमारा एरोमेटिक है। अब बात करते हैं उसकी। अब बहुत सिंपल सा है वो भी, देखो उसको बनाते हैं फटाफट। पहले बताओ क्या जो लास्ट वाला है हमारा, क्या वो साइक्लिक है? क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा? वेरी गुड। क्या सारे कार्बन sp2 हैं? हाँ है। देखो ये पूरा घूमेगा, साइक्लिक भी है, सब लोग sp2 भी है। बस देख लो 4n+2 कितना रहेगा 6, n की वैल्यू 1, मतलब ये भी हमारा एरोमेटिक है। अब देखते हैं इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक कंपाउंड है क्या वो? हाँ है, साइक्लिक कंपाउंड है। बहुत सिंपल सी बात है, साइक्लिक कंपाउंड तो दिख ही रहा आपने को। अब क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? हाँ है। कैसे? देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे नेगेटिव, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, ये इस तरीके से क्या उतरेगा, घूम पे रहेगा, घूम चक्कर लगाएगा। ठीक है। अब कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, सारे कार्बन एटम और सारे ऑक्सीजन भी कैसा है sp2 नेचर का ही है। ठीक, अगर ये भी sp2 है, सारे कार्बन एटम भी है हमारे sp2 है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक सिस्टम है। तो बस एक रूल फॉलो करना बाकी है, कौन सा? अगल वाला। क्या करेंगे 4n+2 इक्वल टू कितना लिखूं 6, 2 4 6, कितना है n की वैल्यू 1, मतलब ये भी एरोमेटिक है। क्या ये एरोमेटिक है? हाँ है। देखो कैसे साइक्लिक है। हाँ, क्या ये नाइट्रोजन लोन पे इन्वॉल्व करेगा रेजोनेंस में? हाँ। ये वाला करेगा क्या? नहीं। तो अगर ये कर रहा है साइक्लिक के सारे sp2 हैं, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं 4n+2 कितना आएगा 6, 2 4 6, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 1, ये भी है। क्या ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक है? हाँ है। देखो कैसे, अगर आप कभी भी ये वाला ऐसा कंपाउंड आता है तो उसके क्या होता है, गोला मतलब एरोमेटिक नहीं होता, गोला का मतलब हाँ वेरी गुड रेजोनेंस कर रहा है। देखो ये स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, ये स्ट्रक्चर ये है। ठीक, क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर है? हाँ। क्या प्लेनर होगा सारा? हाँ। sp2 है सारा? हाँ। कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा? हाँ। अगर 4n+2 की बात करूं तो कितना लिखूं 4n+2? 2 4 6 8 10, n की वैल्यू 2 है। चलती है क्या? चलती है। ठीक है, ये करेंगे क्या? कर लेंगे। तो कैसे करेंगे? बीच में से रिंग हटाया हमने और क्या बना दिया, पाइपोल बना दो इस तरीके से। ठीक है, ये बना दिया हमने, ये हमारी रिंग बन गई। अब साइक्लिक है? हाँ है। सारे sp2 है? हाँ है। अगर क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन की बात करें तो है। अगर n की बात करूं तो 4n+2 कितना है यहाँ पे 14, कितना n की वैल्यू 3, चलती है क्या? मतलब एरोमेटिक है? हाँ एरोमेटिक है। यहाँ पे आ जाओ, क्या साइक्लिक है? कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। क्या सारे sp2 है? अब बात समझिए, sp2 है क्यों, बात समझना। नॉर्मली आप क्या बचपन में पढ़ते आते हो कि जो कार्बन होता है हमारा, इसको हम क्या मानते हैं sp3, क्या मानते हैं sp3। बट हमेशा याद रखेंगे जब भी कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है तो ये sp3 ना होते हुए क्या हो जाता है sp2। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। क्यों, ये आपको बाद में अच्छे से और समझा दूंगा। ठीक है, तो ये sp2 है सारा। हाँ, अब अगर 4n+2 की बात करूं तो कितना आ जाएगा n की वैल्यू 2 4 6, ये भी घूमेगा, साथ सब लोग घूमेंगे। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 1, ये भी एरोमेटिक है। यहाँ पे साइक्लिक सारे sp2 है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। 4n+2 कितना लिखूं 2, n की वैल्यू 0, ये भी एरोमेटिक है। मतलब आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड है। सिंपली आपको 4 रूल याद रखने हैं, साइक्लिक होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, sp2 होना चाहिए और क्या होना चाहिए साथ में अकल फॉलो करना चाहिए। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि अगर सारे sp2 नहीं है तब भी काम चल जाता है, कुछ स्टेबिलिटी वाली चीजें हैं उनको मैं आपको बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्पेशल केस करवा देता हूँ। ये स्ट्रक्चर आप अच्छे से देखना, पहले आप बताएंगे मुझे फिर मैं आपको बताऊंगा। ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है। तो ये जितने भी मैंने आपको करवाए ये नॉर्मल केसेस हैं, इनके जो स्पेशल केसेस है जो एग्जाम में पूछते हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। कि वो एक मिनट आपको पहले डेमो दे देता हूँ कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। सही नहीं बनाया? ठीक है, अल्टरनेटिव क्या साइक्लिक है? सारे sp2 है। क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? 4n+2 करेंगे तो कितना आएगा? कितना 2 4 6 8 10, कितना आएगा? क्या एरोमेटिक है? बट एरोमेटिक बात समझ लो। मान लो ये हमारी ये रिंग है, ये रिंग है बुक, इसमें ऑर्बिटल कैसे हैं एक दूसरे के क्या है पैरेलल।
अगर ये ऑर्बिटल पैरेलल है तभी रेजोनेंस होगा इनके बीच में। अगर एक भी ऑर्बिटल प्लेन से ऊपर नीचे चले गया, अगर स्ट्रक्चर प्लेनर ही नहीं रहा तो क्या रेजोनेंस हो पाएगा? नहीं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पूरा सिस्टम कैसा होना चाहिए? प्लेनर। प्लेनर होगा तभी तो सारे ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल आएंगे और तभी रेजोनेंस पॉसिबल है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हुआ है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा और ये आपस में क्या करते हैं बेटा? रिपल्शन। क्या करते हैं? रिपल्शन। और उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? ऐसा। तो यह प्लेनर स्ट्रक्चर है क्या भी है? नहीं। अब अगर प्लेनर ही नहीं है तो क्या इनमें रेजोनेंस होगा? नहीं। और रेजोनेंस ही नहीं होगा तो क्या कंपाउंड एरोमेटिक रहेगा? नहीं। तो दिखता एरोमेटिक है बट होता एरोमेटिक का नहीं है। और ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन दिस टू हाइड्रोजन ये स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? नॉन प्लेनर। अब जब स्ट्रक्चर ही प्लेनर नहीं है तो रेजोनेंस ही नहीं होगा, और जब रेजोनेंस ही नहीं होगा तो एरोमेटिसिटी कहां से आएगी? ठीक है, समझ में आप लोगों को? अब बात समझेंगे कि इन सब चीजों को बताने का इंपॉर्टेंस क्या था। अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा चीज बता रहा हूं कि ये सब का एप्लीकेशन हम लोग कैसे देखें। अपना ध्यान देंगे, प्लीज ध्यान दो प्लीज। ठीक है, ध्यान देंगे। देखो, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपके पास एक अमाइन है RNH2, एक अमाइन है, आपके पास एक अमाइन है ये वाली अमाइन, ठीक है, और आपके पास एक अमाइन है ये वाली। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि टॉपिक पढ़ लो, पर टॉपिक को अगर अप्लाई करना नहीं सीखोगे तो जेई और नीट तो कभी जिंदगी होने वाली नहीं है। एप्लीकेशन सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 अमाइन मैंने आपको दे दिया, बोल दिया कि लुईस बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताएंगे आप 1, 2 और 3 के बीच में। ठीक है, आपके पास 2 मिनट है, सोच लो। सोच लिया? वेरी गुड बेटा इब्राहिम, सही बोल रहा है तू। इसका आंसर पता क्या है? इसका आंसर आप लोग बोलोगे सर 1, 3, 2 ऐसा कुछ है, बट इसका करेक्ट आंसर पता क्या है? 1, 3, 2 वही करेक्ट आंसर है। क्यों? बात समझेंगे, देखना। ये नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से ये सिस्टम क्या है अभी बताया? क्या है? एरोमेटिक। मतलब आपके घर पे एक थ्रोन है, उस थ्रोन की वजह से लोग बोलते हैं कि आप महाराजा हो, तो आप कभी भी वो थ्रोन किसी को गिफ्ट में आप डोनेट करोगे? नहीं, क्योंकि वही हमारी शान है। बस वैसे ये लोन पेयर इस पूरे कंपाउंड की क्या है? जान है। क्यों? क्योंकि इसी लोन पेयर की वजह से वो मॉलिक्यूल में क्या आई है? एरोमेटिसिटी आई है, और एरोमेटिसिटी लाइक बहुत हाई स्टेबिलिटी है। तो क्या कभी भी नाइट्रोजन अपने लोन पेयर किसी को देना चाहेगा? नहीं। अगर लोन पेयर किसी को देना ही नहीं चाहेगा तो इसकी लुईस बेसिक स्ट्रेंथ सबसे क्या होगी? कम। इससे नंबर 2 कहां है? लास्ट में। अब क्या ये लोन पेयर कहीं घूमने जा रहा है? नहीं। लोकलाइज्ड लोन पेयर है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, बट क्या ये लोन पेयर घूमने जा सकता है? हाँ। मतलब ये लोन पेयर कैसा है? डी लोकलाइज्ड। तो ज्यादा अवेलेबल ये है कि ये है नंबर 1 वाला, तो ज्यादा बेसिक कौन होगा? 1। तो इससे नंबर 1 आगे, नंबर 3, फिर नंबर 2। नंबर 2 लास्ट में क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर इन्वॉल्व है किसके अंदर? एरोमेटिसिटी के अंदर। इसका लोन पेयर किसमें इन्वॉल्व है? रेजोनेंस के अंदर। और इसका लोन पेयर क्या है? एक जगह पे क्या है? लोकलाइज्ड है। ठीक है, ये सारी चीज है, यही हमारे कॉन्सेप्ट है। इसके बाद कल के लेक्चर में मैं आपको कुछ स्पेशल केस करवाऊंगा एरोमेटिसिटी के। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये आइडेंटिफाई करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है? आपको एनएटी में से एडवांस में आपको इतने कंपाउंड दे देगा और पूछेगा अमंग द फॉलोइंग हाउ मेनी कंपाउंड्स आर एरोमेटिक। तो आपको काउंट करके बस नंबर लिख के आना है, और सही नंबर लिख दिया तो कितने नंबर मिल जाएंगे? 4। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट ऐसे जो स्पेशल केस करवाए वो स्पेशल केस को क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो दिखते एरोमेटिक है बट होते नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद।